और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं उपग्रह के कक्षीय वेग की। जी हाँ दोस्तों, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट की। दोस्तों हम सब इसको रटते रहते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे ताकि ये आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए फिक्स हो जाए और आप इसको कभी भूल नहीं पाओ। तो आइए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों जब हम लोग उपग्रह के कक्षीय वेग की बात करते हैं तो उससे पहले हमको ये समझना होता है कि सर उपग्रह क्या होते हैं, सैटेलाइट क्या होता है। तो नो डाउट आप सभी समझ रहे होंगे इसको कि ऐसा पिंड जो ग्रह के चारों ओर घूमता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, उपग्रह कहते हैं। तो सिंपल से आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या सर, ऐसा पिंड का मतलब हुआ वस्तु, ऐसा पिंड जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है। परिक्रमा करने का मतलब हुआ घूमना, जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है उपग्रह कहलाता है, सैटेलाइट कहलाता है। क्या कहलाता है सर, सैटेलाइट कहलाता है। अब आप में से बहुत सारे के मन में ये भी सवाल उठने लगा होगा कि सर ग्रह किसको बोलते हैं। तो सिंपल में हम लोग क्या कहते हैं कि ऐसा पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको ग्रह बोलते हैं, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको उपग्रह बोलते हैं। आप कहिएगा सर नहीं समझे, तो आप कहते हो ना कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी आपका क्या है, ग्रह है। और हम लोग क्या कहते हैं पृथ्वी के बारे में कि सर पृथ्वी एक नीला ग्रह है। अब उसी तरह हम ये भी कहते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमते रहता है, तो चंद्रमा पृथ्वी का क्या है सर, उपग्रह है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का क्या है सर, उपग्रह है। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि उपग्रह जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक उपग्रह जैसे कि चंद्रमा, और दूसरा होता है आपका कृत्रिम उपग्रह जैसे कि रोहिणी हो गया, इनसेट हो गया, आर्यभट्ट हो गया। तो ये सब आपके क्या है सर, कृत्रिम उपग्रह हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये हम लोगों के द्वारा बनाया गया है। अच्छा उपग्रह की सबसे खास बात क्या होती है कि उपग्रह क्या होता है कि ये हमेशा एक कक्षा में ग्रह के चारों ओर घूमते रहता है। जैसे कि आप बात कर लो कि हम कहते हैं कि सर ये आपका पृथ्वी है और इसके चारों ओर क्या हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ से सपोज कर लो कि ये आपका एक उपग्रह है, ये आपका क्या है सर, उपग्रह है, और ये क्या कर रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो ये तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पे जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, मतलब ये अपने कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो दोस्तों इसीलिए उपग्रह के वेग को कक्षीय वेग कहते हैं। क्यों कहते हैं सर, क्योंकि उपग्रह जो है वो हमेशा क्या होता है कि अपने कक्षा में किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, ऑर्बिट में चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। दैट्स व्हाई देयर वेलोसिटी इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी, और इसी के लिए हम लोग इसके वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, कक्षीय वेग कहते हैं। अच्छा अब आप कहिएगा कि सर तब कक्षीय वेग निकालेंगे कैसे। तो पहले तो ये आप समझ ही चुके होंगे कि उपग्रह के वेग को कक्षीय वेग क्यों कहते हैं, क्योंकि उपग्रह कक्षा में घूमते रहता है। उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग में घूमते रहता है, और उस वृत्ताकार मार्ग को हम लोग कक्षा कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि उपग्रह कक्षा में घूमते रहता है, इसीलिए इसके वेग को हम लोग कक्षीय वेग कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब आप कहेंगे कि सर ये ऑर्बिटल वेलोसिटी निकलेगा कैसे। तो आपको मैंने पीछे के क्लास में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था क्या कि सर जब भी किसी वृत्ताकार पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है, कोई ऑब्जेक्ट क्या करती है सर, घूमती है, तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर क्या करती है सर, एक बल लगाती है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं सर, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस चीज़ को आपको मैंने पीछे की क्लास में बताया था। और अगर केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है तो उसको हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो आपका उपग्रह है ये इसके कक्षा में चारों ओर घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये अपने केंद्र की तरफ एक बल लगा रहा होगा। केंद्र की तरफ क्या कर रहा होगा सर, एक बल लगा रहा होगा, और उस बल को हम लोग क्या कहेंगे सर, अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, जिस पे आपका ये ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगा, वो ये कि उपग्रह का जो अभिकेंद्रीय बल होता है, सैटेलाइट का जो अभिकेंद्रीय बल होता है, सैटेलाइट का जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है, वो क्या होता है सर, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। पृथ्वी के
गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है सर? गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग कैसे लिखते हैं? तो सर लिखते हैं F = G m1 × m2 बटा r स्क्वायर। मतलब पहला वस्तु का द्रव्यमान गुना दूसरे वस्तु का द्रव्यमान अब बटा उसके बीच का जो दूरी है उसका स्क्वायर, यही ना हम लोग लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला तो आप जानते होंगे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम कि ये जो उपग्रह है ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, मतलब इसके कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो ये आपका जो रास्ता दिख रहा है ये कैसा है? इलिप्टिकल या ओवल, अंडाकार है। तो जाहिर सी बात है कि सर इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या रही होगी। अच्छा उपग्रह है तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा। तो हम मान लेते हैं इसका द्रव्यमान क्या है सर? m है। और ये उपग्रह जो है एक वेग से क्या कर रहा है? इसके चारों ओर घूम रहा है और उस वेग को हम VO से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कक्षीय वेग को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? VO से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये होता है O मतलब ऑर्बिटल और V मतलब वेलोसिटी। तो हम लोग कहते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसको क्या पढ़ते हैं सर? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपका जो उपग्रह है वो उसका द्रव्यमान कितना है सर? m है। और ये एक कक्षीय वेग VO से क्या कर रही है कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। पृथ्वी के चारों ओर क्या हो रही है? घूम रही है। चूंकि ये कक्षा में घूम रही है इसलिए इसके वेग को हमने क्या बोला सर? कक्षीय वेग बोला। अच्छा ध्यान आप ये भी दीजिएगा कि ये जो आपका उपग्रह यहाँ पे है और ये मान लीजिए कि आपका पृथ्वी है तो ये केंद्र हो गया, तो इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी। ऑब्वियस सी बात है कि इसकी त्रिज्या भी होगी। तो ये जो त्रिज्या है ये किसका त्रिज्या है? तो ये कक्षा की त्रिज्या है सर। किसकी त्रिज्या है सर? कक्षा की त्रिज्या है। अच्छा अब मैंने आपको क्या बताया कि उपग्रह का जो अभिकेंद्रीय बल होता है, सैटेलाइट का जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसके किसके बीच में लग रहा है? तो सर उपग्रह और पृथ्वी के बीच में लग रहा है। मतलब वस्तु मेरा कौन है? उपग्रह है, और वस्तु मेरा उपग्रह है और पृथ्वी है। ये चीज़ तो क्लियर हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं सर? आपको अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला मालूम है, क्या कहते हो सर? mv²/r। भी क्या हो जाता है सर वहाँ पे? तो हम लोग कहते हैं वेग हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पे उपग्रह जो है वो कक्षीय वेग से घूम रही है इसीलिए इसके वेग को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? VO से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि उपग्रह का जो अभिकेंद्रीय बल होगा वो mv²/r होगा। ध्यान दीजिएगा किसके बराबर है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल किसके किसके बीच लग रहा है? तो उपग्रह के बीच लग रहा है और पृथ्वी के बीच लग रहा है। तो भाई यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो क्या होगा? तो आप कहिएगा सर G, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, मास ऑफ अर्थ me, और फिर आपका उपग्रह का जो द्रव्यमान होगा दोनों का गुणनफल, तो G me × m बटा इस दोनों के बीच का जो दूरी होगा वो, तो आप कहिएगा सर r²। उसके दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम यहाँ पे इसके और इसके बीच की दूरी क्या है सर? r है, तो उसका r² यहाँ पे लिख दिए। ध्यान से समझिएगा, मेन कंसेप्ट आपका ये है। उपग्रह का अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। ये इक्वेशन आपके सामने आपको दिख रहा होगा। अच्छा चलिए इसको थोड़ा सा काट खोट कर देते हैं। क्या कि हम इसको ऐसे कर देते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं ताकि आप सब अच्छे से समझ जाएं। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कुछ आपका इस तरह से दिखेगा, GME × m दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। ये r² इसके साथ गुना हो जाएगा, ये r इसके साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये r² है, ये r² जो है इसका, और ये जो है ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये जो m है ये m इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बच रहा है सर? अब आपके पास बच रहा है कि v² = क्या हो जाएगा सर? तो GME, और यहाँ पे ये r बच रहा है क्योंकि इसका सिर्फ स्क्वायर कटा है। अरे भाई r² बटा r, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो r बचेगा ना। तो यहाँ पे ये चूंकि गुना में है तो v² हम GME बटा r लिख सकते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो VO क्या हो जाएगा? √GME बटा r। GME बटा r, यही तो आपका कक्षीय वेग होता है सर। यही आपका क्या होता है सर? कक्षीय वेग होता है। और ध्यान रखिएगा कि अब आप उपग्रह के कक्षीय वेग को क्या कह सकते हैं कि सर ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? √GME बटा r। ये me का मतलब क्या हुआ? मास ऑफ अर्थ हुआ, पृथ्वी का द्रव्यमान हुआ। तो आप क्या कह सकते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू GME बटा r। ध्यान दीजिएगा कि उपग्रह जब भी होगा आपका तो पृथ्वी तल से एक ऊंचाई पे होगा। तो हम यहाँ पे क्या कह देते हैं सर कि माना कि
माना कि उपग्रह जो है, माना कि उपग्रह पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है। उपग्रह क्या है सर? पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है। अच्छा अब ये बताइए कि जब पृथ्वी तल से h ऊंचाई पे है तो उपग्रह और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? तो आप कहिएगा सर इस दोनों के बीच का जो त्रिज्या है, सॉरी इस दोनों के बीच का त्रिज्या नहीं, आप कहिएगा सर जो पृथ्वी की त्रिज्या है और जो जिस ऊंचाई पर है दोनों को जोड़ देंगे तो उपग्रह का आपका जो कुल ऊंचाई हो जाएगा। तो आप कहते हैं पृथ्वी की त्रिज्या है सर, अगर मान लेते हैं r और ये h ऊंचाई पे उपग्रह है तो r प्लस h हो जाएगा उपग्रह और पृथ्वी के बीच की कुल दूरी। तो आप क्या कह सकते हैं सर, यहाँ पे जो r आपने लिखा है इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं v0 इक्वल टू रूट अंडर जी एम ई बटा r प्लस एच। ये r क्या है सर? आपका पृथ्वी की त्रिज्या है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप r ही लिख ही लीजिए, रेडियस ऑफ अर्थ, अब समझ में आ जाएगा। तो आपका एक फार्मूला उपग्रह के कक्षीय वेग का ये हो जाता है। जब आपको ये ना दिया हुआ क्वेश्चन में कि उपग्रह पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई पर है, हाँ जब आपको क्वेश्चन में ये दे दिया हुआ रहे कि उपग्रह पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? v0 इक्वल टू जी एम ई बटा आर ई प्लस एच। कौन सा फार्मूला लगाएंगे सर? v ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू रूट अंडर जी एम ई बटा आर ई प्लस एच। ध्यान दीजिएगा कि ये g आपका गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है और m पृथ्वी का द्रव्यमान है, r पृथ्वी की त्रिज्या है और h जो है वो पृथ्वी तल से उपग्रह की ऊंचाई है। तो पहला फार्मूला उपग्रह के कक्षीय वेग के लिए ये हो जाता है और दूसरा फार्मूला उपग्रह के कक्षीय वेग के लिए क्या हो जाता है सर? ये हो जाता है। अच्छा एक बात और आप ध्यान रखिएगा, क्या कि आप कहते हो कि सर पृथ्वी तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो क्या होता है? जी एम ई बटा आर स्क्वायर होता है। ये आप पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के लिए फार्मूला पढ़ते हो। तो क्या सर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि g इक्वल्स टू जी एम ई बटा आर स्क्वायर है, अगर हम इसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर लें तो हम क्या कह सकते हैं सर कि जी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो सकता है? जी एम ई हो सकता है। जी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? जी एम ई हो जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि ये जो जी एम ई है वो किसके बराबर है? जी आर स्क्वायर के बराबर है। जी एम ई जो है वो किसके बराबर है? जी आर स्क्वायर के बराबर है। मेरे मित्र आप यहाँ पे उपग्रह के कक्षीय वेग के लिए फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं? रूट अंडर जी एम ई बटा आर ई प्लस एच। क्या इस जी एम ई की जगह हम जी आर स्क्वायर रख सकते हैं? हंस के रख सकते हैं, जब बराबर है तो क्यों नहीं रख सकते हैं। तो देखिए आप इसको v ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर जी एम ई के जगह हम किस क्या रख देते हैं? जी आर स्क्वायर रख देते हैं। तो सर जी आर स्क्वायर अब बटा क्या हो जाएगा आपका? आर ई प्लस एच। आर ई प्लस एच यहाँ से हमने क्या कर दिया? जी एम ई को हटा दिया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी एम ई बटा आर स्क्वायर होता है। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी की त्रिज्या का जो वर्ग होता है वो दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक और पृथ्वी के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं सर कि v ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू, आप ये भी तो लिख सकते हैं सर कि यहाँ पे जी आर स्क्वायर है तो जी इंटू आर अब बटा आर ई प्लस एच लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? एक आर बाहर लेकर के वी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इंटू रूट अंडर जी बटा आर ई प्लस एच। ध्यान दीजिएगा ये आर भी आपका क्या है सर? पृथ्वी का त्रिज्या ही है। तो देखिए आपका एक और फार्मूला आ जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए, क्या कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है कि आर रूट अंडर जी बटा आर ई प्लस एच। अब आप कहिएगा कि सर ये तीन फार्मूला हो जाता है। यस सर, पहला फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला आपका ये जब पृथ्वी तल से आपका उपग्रह क्या हो? h ऊंचाई पर हो, और तीसरा जब आपको क्वेश्चन में गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ हो और पृथ्वी की त्रिज्या दिया हुआ हो तो आप इससे भी निकाल सकते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू आर रूट अंडर जी बटा आर ई प्लस एच। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप हमेशा कि जो उपग्रह का कक्षीय वेग होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो सर ऊंचाई पर डिपेंड करता है। उपग्रह का कक्षीय वेग कभी भी उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि आपने यहाँ पे देखा था कि उपग्रह का द्रव्यमान कितना था सर? m था। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने ये फार्मूला कैलकुलेट किया था तो यहाँ पे ये m और ये m क्या हो गया था सर? कैंसिल हो गया था। मतलब क्या कि उपग्रह का जो कक्षीय वेग होता है वो उपग्रह के द्रव्यमान से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। तब ये निर्भर किस पे करता है? तो सर ऊंचाई पर निर्भर करता है।
अब आप कहिएगा कि सर इससे कंक्लूजन क्या निकल के आता है, तो बस आप इस तीनों फार्मूला को अपने माइंड में सेट रखिएगा। अब हम लोग इसके कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि सर उपग्रह के कक्षीय वेग से क्या कंक्लूजन निकल के सामने आता है। तो आइए पहले इसको इरेज करते हैं, फिर आगे की चीज़ का भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अब बात ये आती है कि सर अभी जो हम लोगों ने उपग्रह का कक्षीय वेग देखा वो ये कि आपने जो फार्मूला अभी निकाला कि RE√G/RE+H होगा, या आपने फिर बताया। अच्छा देखिए ये यहाँ पे पीछे अब जब जाइएगा तो वहाँ पे मैंने छोटा वाला r लिख दिया है, तो आप घबराइएगा नहीं, वो आपका पृथ्वी की ही त्रिज्या है, तो आपको समझने के लिए वहाँ पे इंडिकेट किया था। तो आपने जो ये फार्मूला लिखा है तो सर इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, या फिर आपने जो ये फार्मूला लिखा है कि √Gme/RE होता है, पृथ्वी की त्रिज्या होता है, या फिर आपने जो अगला फार्मूला लिखा कि √ क्या होगा, तो सर Gme/RE+H होता है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, ये तो हम समझ गए कि ये कक्षीय वेग है, इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा। सर इसका कंक्लूजन एक ही चीज़ निकलता है, उपग्रह का जो कक्षीय वेग होता है वो पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है या पृथ्वी तल के ऊंचाई पर निर्भर करता है, और साथ ही साथ उपग्रह का कक्षीय वेग उपग्रह के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। दैट्स आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपके दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पे आपका ये कंक्लूजन निकल के आता है कि उपग्रह पृथ्वी तल से जितना दूर होगा उतना ही उसका वेग क्या होगा सर, कम होगा। क्यों? क्योंकि जो उपग्रह का कक्षीय वेग होता है पृथ्वी तल से ऊंचाई के क्या होता है, अरे सर बटा में है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि उपग्रह पृथ्वी तल से जितना क्या होगा दूर होगा उसका कक्षीय वेग जो होगा वो क्या होगा सर, उतना ही कम होगा। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, क्या कि एक ही त्रिज्या की कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमान के उपग्रह का वेग क्या होगा, समान होगा। जैसे कि आप कहते हैं ये आपका अर्थ है तो इसकी त्रिज्या मान लीजिए r, अब यहाँ पे कोई आपका m द्रव्यमान का m1 द्रव्यमान का उपग्रह है, तो ये जब घूमेगी या फिर इसी कक्षा में हम m2 द्रव्यमान का ले आएंगे, तो चूंकि उपग्रह का जो कक्षीय वेग होता है वो उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, तो ये हमेशा क्या होगा कि सर ये इसके कक्षा में एक ही समान वेग से घूमते रहेगा। मतलब जो आपका वेग m1 द्रव्यमान वाले उपग्रह का होगा वही वेग किसका होगा, m2 द्रव्यमान वाले उपग्रह का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उपग्रह का जो कक्षीय वेग होता है वो उपग्रह के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एक ही त्रिज्या के कक्षा में, चूंकि m1 और m2 एक ही कक्षा में है और दोनों के लिए त्रिज्या का मान क्या है, समान है, तो दोनों का वेग क्या होगा सर, समान होगा। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, इसको भी आप अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा कि पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का कक्षीय वेग लगभग कितना होगा, 8 मीटर पर सेकेंड होगा। कितना होगा सर, 8 मीटर पर सेकेंड। अब आप कहिएगा सर कैसे होगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो मित्रों आपने जो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है कि v ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू √RE/G RE इंटू √G/RE+H। अगर G का वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे और पृथ्वी की त्रिज्या आप सबों को पता है 6400 किलोमीटर होता है। कितना होता है सर, 6400 किलोमीटर। या फिर आप इसको अगर मीटर में बदलना चाहेंगे तो आप कहेंगे 6.4 × 10⁶ मीटर आप लेंगे पृथ्वी की त्रिज्या, और कहेंगे कि सर h = 0 है, और इस वैल्यू को जब आप इसमें रखेंगे तो आपको लगभग में मान कितना आएगा, 7.9 मीटर पर सेकेंड आएगा। कितना आएगा सर, 7.9 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं कि ऊंचाई क्या है, 0, मतलब नग्न कह सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा कि अगर पृथ्वी तल से कोई उपग्रह बहुत निकट में आकर के पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा होगा तो उस सिचुएशन में जो उसका कक्षीय वेग होगा वो लगभग कितना होगा सर, 8 मीटर पर सेकेंड होगा। कितना होगा सर, 8 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों आपके एग्जाम में इसी तीनों पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, या फिर ये जो आपका फॉर्मूला दिख रहा है इसी फॉर्मूला से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, और आज के इस सेशन की सारी बातों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह का एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।